कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की सेशन में। हमने चैप्टर नंबर 5 से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब तक डिस्कस कर लिए थे, और इससे पहले काफी हमने देखा कि इसका कंसेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इन सब पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट पर ही कुछ एमसीक्यू देखेंगे, करीब करीब 20 से 22 क्वेश्चन एमसीक्यू के, और कुछ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल वाइंड अप अवर क्लास। और जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को रखेंगे। और चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपके साथ। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर पर, और इसमें अब तक यस हमने सर। जो बात की थी वो किसके बारे में की थी कि भाई ऑर्गेनाइजिंग जो है एक स्ट्रक्चर के तौर पर क्या है, इसके बारे में हमने इसमें समझा था। फिर हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन बिटवीन बोथ डिविजनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई इस पर जो है हम चर्चा करेंगे जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5.2 सुभाष दे सर की बुक है हमारी, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये बात इस पे मार्क कर लीजिए अपनी बुक में भी। ये एक ओके इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन है, एक नंबर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ये आता ही आता है, चाहे किसी भी साइंस में आए आपके पास। ओके स्पैन सर। ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू। अब हमने स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई होता क्या एक्चुअल में। So number of subordinates under a superior. भाई जो एक सुपीरियर होता है उसके अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, और वो एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है ना। तो नंबर ऑफ मैनेजर्स, लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, एंड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर सुपीरियर, नंबर ऑफ मेंबर्स इन टॉप मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अ टाल स्ट्रक्चर हैज। अब देखिए ये क्वेश्चन इसके साथ ही रिलेटेड है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ही। तो किसी भी सेंस में आए क्वेश्चन आपके पास स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से पक्का आएगा। ए टाल स्ट्रक्चर हैज ए, हमने बात की थी कि भाई जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर हमें वाइडली रिक्वायर्ड होगा, कहाँ पर हमें नैरोली रिक्वायर्ड होगा। तो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये दो कंसेप्ट थे हमारे। तो जहां पर टाल स्ट्रक्चर होता है वहां पर बेसिकली नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलता है आपको, और जहां पर स्ट्रक्चर स्मॉल होता है वहां पर वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाल स्ट्रक्चर हैज ए नैरो, यस सर। हाँ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इज ए पार्ट ऑफ जो सर एक्टिविटी। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ। जब प्रोडक्ट लाइन पर आप लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाई मोर देन वन प्रोडक्ट है ना। जैसे हो सकता है आपके पास जो है वो क्लोथ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हो सकता है आपके पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, हो सकता है आपके पास जो है शूज मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई प्रोडक्ट है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो जहाँ प्रोडक्ट लाइन की बात होगी वहाँ बेसिकली आप डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे कौन सा होता है, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम उसे बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के तौर पे वो जाना जाता है। फिफ्थ वन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सुइटेबल फॉर ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशंस। जहां ऑपरेशंस में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, तो वहां पर हमारा जो है बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम फॉलो करके चलते हैं ना। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज अलग अलग है ना, प्रोडक्ट अलग अलग नहीं है, एक्टिविटीज अलग अलग है, डाइवर्सिफाइड है। तो वहां पर हमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अब जहां मैन पावर की, सर फंक्शनल हाँ स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जहाँ जहाँ एफिशिएंसी की बात आएगी और मैन पावर यूटिलाइजेशन के बारे में बात आएगी तो वहां पर हम बेसिकली फंक्शंस पर फोकस करते हैं। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट है,
Blank refers to the number of subordinates. Blank refers to the number of subordinates that can be effectively managed by superior. तो अभी हम Sir, span of management. बिल्कुल पहला ही पॉइंट ही पढ़कर आए थे, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। चलिए एट्थ है हमारे पास, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडोप्टेड बाय एन एंटरप्राइजेज विल वेराई विद। जो अलग अलग मतलब कहता है कि भाई जो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एंटरप्राइजेज अडॉप्ट करता है वो उसमें बदलाव आते हैं, विल वेराई विद फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर तो दो प्रकार के हैं हमारे पास, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। तो कहता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइजेज विल वेराई विद द डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब जो भी है आप उसमें इसमें फिल कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से चेंजेस ला सकते हैं, या कहीं कहीं पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट फंक्शंस की प्रोडक्ट की वजह से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, और ये सब हमारा डिपेंड करता है प्रोडक्ट के नेचर या फंक्शंस के नेचर पर। तो नेचर आप इसमें बेसिकली शामिल कर सकते हैं, नेचर एंड टाइप्स ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प टू वेराई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। आपको Sir, बताना है, functional structure. हाँ फंक्शनल और डिविजनल में से आपको बताना है भाई जहाँ सिमिलर नेचर की जो जॉब होती हैं वहां पर अगर आप कोई डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर टू द रिलेटेड जॉब्स, तो जॉब्स के बेस पे तो हम कौन सा यूज करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जॉब्स के बेस पे हम कौन सा यूज करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ब्लैंक प्रमोट्स एफिशिएंसी। अब देखिए एफिशिएंसी की फिर से बात आई, बट हेयर इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर के यूटिलाइजेशन के बारे में बात हुई है और एफिशिएंसी की बात हुई है, तो डेफिनेटली हम दोबारा से अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एज एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क, टास्क भी सिमिलर है विद इन अ डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो हम वहां पर भी कौन सा यूज करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये कुछ कीवर्ड है, प्रमोट्स एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, एम्प्लॉयज परफॉर्म सिमिलर टास्क, डिपार्टमेंटल आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये सब हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के दौरान बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ब्लैंक प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन द टास्क ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। टास्क बीइंग परफॉर्म्ड, सिमिलरिटी इन टास्क। अब सिमिलरिटी इन टास्क अभी अभी हमने पढ़ा, सिमिलर टास्क जहां होते हैं वहां पर अगर हम बात करें, Functional structure. हाँ इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल Functional स्ट्रक्चर। structure. बिल्कुल। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या है देखिए, मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स की जहां बात आती है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ऑन द लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, मीन्स कि जो उनका फंक्शन है बेसिकली जो उनका काम है उस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज के काम होते हैं उनकी स्किल्स होती है उस पर हमारी ये चर्चा हो रही है। तो उनके लिए अगर हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो। Functional structure. Functional structures make training of employees easier to as to focus on a limited range of skills। यहाँ पर limited range of skills का मतलब है जो उनका बेसिकली फंक्शन है या उनकी जो जॉब है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 13th हमारे पास क्या है, दैट इज द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन ए कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन। कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन with which causes difficulties in production. Such dissension can prove to be harmful in the terms of fulfillment of organizational interest। इस प्रकार का जो डिजाइन है, सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑन ए कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन which cause difficulties in the production, or such dissension can prove to be harmful in the terms of fulfillment of organizational interest। Such a conflict interest arises in case of being adopted by the organization। देखिए अगर हम बात करें कि भाई कोई सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बनाया जाए, और वो जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए यदि कोई डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंसिस्ट किया गया कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बनाया जाए और वो कारण है किसी डिफिकल्टी का प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए,
तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा जो डिस्टिंक्शन है वो हार्मफुल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो ये बात हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यस सर, फंक्शनल इस, स्ट्रक्चर। है ना, इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ क्रिएट होता है, जहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने अपने फंक्शन पर फोकस करते हैं। वो किस पर फोकस करते हैं, अपने अपने फंक्शन पर फोकस करते हैं, इसलिए यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर हम बेसिकली इन्वॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट होल्ड कर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैंक में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप a narrow perspective and thus have difficulty in appreciating the other's point of view। देखिए, अगर आप बात करें कि भाई फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर में से क्या आएगा, में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो सर फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। का पार्ट होता है ना। एज यस सर। पीपल विद सेम स्किल, अगर सेम स्किल्स की बात करें, नॉलेज की बात करें, मे डेवलप ए नैरो पर्सपेक्टिव एंड थस हैव डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका मतलब है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी फंक्शन को लेकर किसी प्रकार का कोई अप्रिसिएशन नहीं दे पा रहा है, तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर वहां बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, दैट इज ब्लैंक इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। इनमें से कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा, कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज तो होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलो, हैज ए डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, बिल्कुल अलग अलग एक्टिविटी होंगी। एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात अगर आ जाए तो वहां फंक्शनल स्ट्रक्चर की ही बात की जाती है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर पर बेसिकली बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव डाइवर्सिफाइड इनटू वेरिड प्रोडक्ट्स। अब वेराइड जो प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं, जहां पर हैव रीऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टुवर्ड्स टू कोप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड है, और प्रोडक्ट बेस्ड में हम किसको लेते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर को। तो मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच आर डाइवर्सिफाइड इनटू वेरिड ग्रुप प्रोडक्ट कैटेगरीज हैव रीऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टुवर्ड्स द डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब अगर एक कंपनी कोई सिंगल प्रोडक्ट अगर मान लीजिए पहले यूज कर रही थी, और सिंगल प्रोडक्ट से वो अपने आप को वेराइड प्रोडक्ट कैटेगरीज में ले जा रही है, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में लेकर जा रही है, तो वहां पर वो अपने स्ट्रक्चर को फंक्शनल से डिविजनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगी। फंक्शनल से यस सर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या कर लेगी, कन्वर्ट कर लेगी। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17th है, अंडर अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल द फंक्शंस। किसी भी मान लीजिए फंक्शन के दौरान, किसी भी फंक्शन के दौरान अंडर अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पार्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी सर डिविजनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट की बात की जाए तो सॉरी, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर, कि कोई भी मैनेजर जो होता है वो एक्सपीरियंस गेन करता है रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। और डिविजनल स्ट्रक्चर में ही अलग अलग प्रोडक्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर की बेसिकली हमारी यहाँ बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लैंक प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज। अब देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव, इनफ्लेक्सिबिलिटी फंक्शनल में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी डिविजनल में होती है। बिकॉज ईच बिजनेस यूनिट फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस यूनिट, और हर एक बिजनेस यूनिट फंक्शन ऑटोनोमस यूनिट है, तो इसका मतलब है विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे या डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जहां जहां पर भी ऑटोनोमस मतलब सर आपको बॉडी डिविजनल दिखेगी, स्ट्रक्चर। तो वहां पर
डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि डिवीजन। वहाँ हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन होती है, तो यस वहां सर। पर डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। नेक्स्ट है, ब्लैंक में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी ए डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स। देखिए हर एक प्रोडक्ट के लिए डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हमें फॉलो करनी पड़ती है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। तो ऐसा केवल डिविजनल स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ही अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं जो प्रोडक्ट लाइन बेस्ड बेसिकली होते हैं। 20वां है, ब्लैंक इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज where a large variety of products are manufactured using different productive resources। अब अलग अलग अगर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है हमारे पास और अलग अलग प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सर वो डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। यस बिल्कुल, सर। डिविजनल स्ट्रक्चर को ये फॉलो करेगा। 21वां क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉइज, create more departments and introduce new levels of management, it will decide to adopt। तो ये भी क्या करेगा, सर डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो डिविजनल करेगा, क्योंकि वह स्ट्रक्चर करेगा। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय लगाएंगे, ग्रो करेगा, नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये कीवर्ड्स के तौर पे आप इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, एग्जाम में इनके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा इजी हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग अगर बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए ऑन ए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वहां पर आप किस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, फंक्शनल। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर को वहां पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इट इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस में होंगे, बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर का सर पार्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में होंगे सर। नहीं 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 नहीं, कॉस्टली कहाँ होगा, कॉस्टली कहाँ होगा, अच्छा सर कौन सी सर डिविजनल में होगा। डिविजनल में होगा, क्योंकि यहाँ पर यस अलग सर। अलग डिविजन सिस्टम में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फंक्शनल एरियाज हम अपॉइंट कर देते हैं, तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है हमारे लिए। कोऑर्डिनेशन इज इजी बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। अब जहां पर एक ही डिपार्टमेंट है, उसके फंक्शंस है, उनको इंटीग्रेट किया गया है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, इजी होगा सर कि, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा सर हाँ ये। इजी होगा, इजी होगा, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें भी यस हमारा सर। डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट एज ईच मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजर। अब यहाँ पर अगर हम बात सर करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा सर। फंक्शनल, क्योंकि इसमें केवल यस। एक ही हेड होता है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, द नीड फॉर एन adequate organization structure is felt by an enterprises in when blank and because blank। कहता है जब भी हमें एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस होती है किसी एंटरप्राइजेज में, तो वो कब होती है, जब हमारा बिजनेस ग्रो करे, जब हमारा बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाए, ज्यादा एम्प्लॉयज हमें अपॉइंट करने हो, है ना, कोई ज्यादा प्रोडक्ट लाइन हमें ऐड करनी हो, तभी तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत महसूस होती है। तो यहाँ पर आप यस सर। कोई भी दो पॉइंट अपनी इच्छा से दे सकते हो, जैसे ओके सर। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट लाइन बढ़ रही है, नए एम्प्लॉयज ऐड हो रहे हैं, तो ये कोई भी दो या तीन पॉइंट आप यहाँ पर दे सकते हो, जिसमें कि हम एक जो जरूरत के हिसाब से जो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो हम यूज कर सके, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो डिविजनल हो। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग टाइप क्वेश्चंस, जिनमें अगर हम बात करें तो ये 6-6 नंबर में या 3-3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन अब हमारे आते नहीं है, तो आप इसको 6 नंबर का मान सकते हैं कि 6 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन दो ही पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली या तो 3 नंबर में ये और 3 नंबर में ये, या फिर 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन का आंसर दे मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन क्या है और केस स्टडी क्या है, एक बार देख लेते हैं। A company which manufactures a popular brand of toys has been enjoying good market reputation. It has separate departments for production, marketing, finance, human resource, and research and development. Lately, to use its brand name and also to cash on a view new business opportunity,
it is thinking to diversify into manufacturer of a new range of electronic toys for which a new market is emerging. देखिए पहले भी क्या बना रहा था वो, टॉयज ही बना रहा था, ब्रांड ऑफ टॉयज, पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज, पहले भी टॉयज बना रहा था और अब भी वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बना रहा है। प्रोडक्ट में फर्क कहाँ आया है, डाइवर्सिफाइंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज फॉर विच अ न्यू मार्केट इज एमर्जिंग। तो एक कंपनी जो कि क्या बना रही थी, टॉयज बना रही थी, हैज enjoying गुड मार्केट रेपुटेशन, हैज सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सेपरेट तो डिपार्टमेंट सर फॉर उसका मार्केटिंग। डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होगा। देखते हैं फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए अलग अलग जो है ना डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए प्रोडक्शन के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग। तो अगर मान लीजिए ये फंक्शंस को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये फंक्शनल होना चाहिए, लेकिन बाद में कहता है यूज इट्स ब्रांड नेम ऑल्सो टू कैश ऑन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो नया बिजनेस भी वो एक लेकर आना चाहता है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू कंपनी शुड अडॉप्ट विद डाइवर्सिफिकेशन गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो पहले तो वो कौन सा यूज कर रही थी, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही उसने बाद में डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की तो उसे क्या अडॉप्ट करना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए वो कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर। और इसके चार बेनिफिट आपको बताने हैं, विल ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड इन द केस नंबर 1। तो आप कोई भी चार बेनिफिट इसके आप यहाँ बता देंगे जो आपको ठीक लगे। बेनिफिट में आप ये रख सकते हैं कि भाई ये जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंट करना आसान होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क तो लिमिटेशन का पार्ट बन जाएगा। डिविजन स्ट्रक्चर में हम इनको प्रॉफिट सेंटर के नाम से भी जान सकते हैं, एक का हो सकता है कंपनसेशन लॉस आए तो दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं, इस तरीके के बेनिफिट आप यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया कि कौन सा उसको अडॉप्ट करना चाहिए ड्यू टू ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो उसको यूज करना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेहा रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन सी मैन्युफैक्चरर्स शूज, ठीक है जूते बनाती है, एक ऐसी फैक्ट्री रन कर रही है, मैन्युफैक्चर द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल, बिजनेस अच्छा चल रहा था, सी इंटेंड्स टू एक्सपैंड बाय डाइवर्सिफिकेशन इनटू लेदर बैग्स, ठीक है, एज वेल एज वेस्टर्न फॉर्मल वियर, देयर बाय मेकिंग हर कंपनी ए कंप्लीट प्रोवाइडर ऑफ कॉर्पोरेट वियर। तो पहले देखिए शूज बनाती थी, अब वो बैग्स के बिजनेस में डाइवर्सिफाइड हो रही है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन यही रखेगा आपसे, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड फॉर हर एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई। तो हम रिकमेंड करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर को, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हम इजिली क्या कर सकते हैं, मोर इम्प्लॉयज ऐड कर सकते हैं, मोर डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लेवल्स हम उसमें जो है न्यू मैनेजमेंट लेवल हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी कोई भी आपको जो बेनिफिट दिखाई दे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चार आपको याद करने हैं, वो आप इसमें बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन में भी यही बेनिफिट की बात थी, दूसरे में भी यही सेम क्वेश्चन था लेकिन इन डिफरेंट मैनर, वो था वो भी डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन था, ये भी डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की सेंस बदली है बस, बाकी आंसर सेम रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, अ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है एक कंपनी है ट्रक बनाती है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुड़गांव, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड़गांव में है, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट लोकेटेड एट फरीदाबाद। Which type of organizational structure should it adopt to achieve its target? Give reasons. State any four advantages of this type of organizational structure. अब बना क्या रही है ट्रक, और ट्रक क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, ट्रक क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, और सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर रहेगा, और इसके चार एडवांटेजेस आपको बताने हैं, जो भी आपको जो आपने पढ़े हैं उन चार एडवांटेज को आप यहाँ पर याद करें और उनका आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, किरण इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर, ठीक है ऑफिस फर्नीचर बनाती है। ए कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू इम्प्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, वो मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। एज द प्रोजेक्ट वाज इम्पोर्टेंट, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed amongst the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhvinder, the MD of company, decided that they should add home interiors and furnishings.
एज अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बस ये लास्ट की जो लाइन है इसी ने सारा खेल बना दिया हमारा। बाकी हालांकि वो ऊपर भी जो बातें कर रहा है वो यही बातें कर रहा है, अल्टरनेट जो उसके पास अवेलेबल है। तो नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडोप्ट टू एनेबल इट टू कोप विद द emerging complexity, give one reason in support of your answer। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये ऐसा भी रखा जा सकता था कि बताइए जो डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो अर्लियर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पूछा है उस फ्रेमवर्क का नाम बताइए जो इसे अडॉप्ट करना चाहिए, शुड अडॉप्ट, तो डिविजनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस पूछी गई हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन सिंपल सी हैं। ये आप कह सकते हो कि कॉस्टली होता है, ठीक है, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो ज्यादा होता है, या रिसोर्सेज जो है वो डुप्लीकेटली यूज होते हैं, ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके की जो केस स्टडी है वो हमसे पूछी जा सकती है। और जैसे ये केस स्टडी दी है, अब इतनी बड़ी केस स्टडी को पढ़ने से पहले एक बार इसके क्वेश्चन को आप देख लें क्या पूछा है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडोप्टेड बाय यूमको लिमिटेड एंड स्टेट एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर सो आइडेंटिफाइड। अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया है यूमको लिमिटेड के द्वारा उसके बारे में बताइए और उसके कोई तीन एडवांटेजेस यहाँ पर डिस्कस करिए। तो देख लेते हैं एक बार केस स्टडी को पढ़कर। आराधना एंड गंधर्व are heads of two different departments in Yamco Limited, and they are efficient manager and able to motivate employees of their respective departments to improve performance, and however their drive to excel in their own sphere of activity instead of giving emphasis on objectives of the enterprises has hindered the interaction between the departments that Aradhana and Gandharv आर हेडिंग्स। यहां तक अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो यहां तक में आपको दिखाई देगा कि कुछ फीचर्स, कुछ हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के, कि भाई जहां पर अलग अलग मतलब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी फंक्शन को लेकर, तो वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं और उनके बीच में एक रुकावट, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंट बन जाता है कि वो एक दूसरे के डिपार्टमेंट के बारे में बातें नहीं करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर उन्होंने फॉलो किया हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर उन्होंने फॉलो किया हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसने उनसे पूछा भी यही था, often there are interdepartmental conflicts and they have become incompatible, and this has proved to be harmful in the fulfillment of organizational objective। और ये बात भी हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। एंड दिस सिचुएशन हैज deteriorated to such an extent that the CEO of Yemco Limited has hired a consultant, Rasmi, to resolve the problem. And after studying the situation closely, Rasmi found that problem has arisen due to of inflexibility। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक लिमिटेशन, मतलब उसका एक लिमिटेशन है। एंड हैड ए नैरो पर्सपेक्टिव ऑन ए पार्ट ऑफ बोथ आराधना एंड गंधर्व। सी इज ऑफ द व्यू दैट दिस सिचुएशन इज अ रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द एमको लिमिटेड। और इनके आपको चार एडवांटेजेस यहाँ पर बताने हैं, कोई भी चार या तीन एडवांटेज जो इसने हमसे पूछे हैं। ओके चलिए, सर। है ना। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ 6, 7, 8 करके क्वेश्चन दिए गए हैं। और नियर अबाउट ये कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 13 क्वेश्चन है। तो ये आपसे इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे 13th क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है और एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है। इसको आप एक बार देख लें। 6th, 12th और 13th दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से रीड कर लेंगे। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड गैस स्टोव्स। भाई टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव सभी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एंड इज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ग्रोथ requiring more employees and suggest a suitable organization structure for the company, giving reason in support of your answer। तो draw a diagram depicting the structure, state any three disadvantages
ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में से, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम आपने बनाना है। डायग्राम के तौर पर आप एक मेजर ब्रांच रखेंगे, उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट लाइन लेंगे, और प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग जो है आपके फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। अलग अलग फंक्शंस आपके यहाँ पे, फंक्शन सभी में सेम रहने वाले हैं। प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स, प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट हमारे हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर आप कोई भी 3 डिसएडवांटेजेस आप इसके बारे में बता देंगे, तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलोइंग मेन जॉब्स, कौन कौन सी जॉब करती है? मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक ही कंपनी है और ये सारे फंक्शंस वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो जहां फंक्शनल फंक्शंस की बात आती है, तो वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। यू विल यू चूज फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी एंड व्हाई? तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर चूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जहां पर एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा है तो एडवांटेज बता देंगे, तो 1 नंबर का आपका मीनिंग हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, और 5 नंबर के एडवांटेजेस। तो 6 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास हमारी किस पे रहेगी? फॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो ये क्लास हमारी रहेगी ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को हम इवनिंग में ही रखेंगे इस क्लास को, और समय करीब करीब 8 बजे का ही रहेगा। ठीक है, अगर जल्दी फ्री हो गया तो मैं ओके सर। 7, 7:30 तक इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो 8 बजे इस क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके अगर सर, कोई बाय सर, थैंक डाउट यू है सर। तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक रेस्ट एंड रिवाइज। ओके रिवाइज सर। जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन से ही बात बनेगी, मेरे पढ़ाने से बात नहीं बनेगी अकेले। आप साथ साथ रिवाइज करते रहें, और जैसे ही हमारा सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम, मैंने आपको बताया था कि हम जो है बात करेंगे सैम्पल पेपर्स पर, जो अलग अलग ऑथर्स के सैम्पल पेपर हैं उन पर बात करेंगे, उन सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, ठीक है, हैव ए गुड ओके डे, सर, बाय सर, बाय थैंक यू बाय। सर। ओके।